तोहरा हालत में हो जाई सुधारे रनिया, थर्मामीटर से नापेदा बुखारे रनिया। तो इसका टाइटल यही समझ में आया कि दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। वो अपनी बीमारी की बात कर रहे हैं और ये रोमांस के चक्कर में पड़ रहे हैं। सब लोग जब आपको मानते हैं तो आप उनसे कोई बात है कहेंगे तो सुन भी लेंगे। फिर पिताजी बोलते थे कि नहीं छोड़ो मत, तुम इसको कंटिन्यू करो, तुमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अगर ऐसा सोच रहे कि वहाँ जाके बहुत पैसे कमाना है तो आपके लिए फिर अब राजनीति बची नहीं है। राजनीति को इतना चेंज कर दिया है मोदी जी ने। देखिए, मुझे कभी नहीं आना था राजनीति में और राजनीति से मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। भारत जोड़ो तो उसको नहीं कहना चाहिए, अपनी पार्टी को जोड़ने का, उसको मजबूत करने का एक प्रयास है उनका और अच्छी बात है, हर किसी को प्रयास करना चाहिए। आज बहुत सारे चैनल्स आ गए तो आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है सेफ अगर देखेंगे तो भोजपुरी सिनेमा ही है। उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा गाने रखने पड़ते थे, 10 गाना 8 गाना ऐसा होता। तो जहाँ शूटिंग होती है वहीं बगल में ऑफिस लगा देता हूँ, जैसे ये लगा हुआ है ऐसे ही ऑफिस लग जाता है। और चाहे कोई बूढ़ी माँ आ जाए, कोई बहन आ जाए, कोई भाई आ जाए, कोई चाचा आ जाए, कोई भी आ जाए अपनी समस्या लेकर के, तो हम लोग तुरंत उनकी बात सुनते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं। जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जहाँ का बच्चा बंदूक की खेती करने की बात करता है, उस मातृभूमि को कोई तोड़ सकता है? किसी की औकात है? नहीं है। एकदम खुशनुमा माहौल में काम करते हैं, सब लोग हंसते खेलते काम करते तो अच्छा काम होता है। निरहुआ नाम से आपको जो है दुनिया जानती है, देश नहीं दुनिया जानती है। यूपी बिहार भोजपुरी का ऑडियंस जो है वो बहुत बड़ा है। लेकिन जब पहली बार आपसे लोग निरहुआ नाम से ऑटोग्राफ मांगने लगे थे तो आप चिढ़ गए थे कि मेरा नाम तो दिनेश लाल यादव है? हाँ, मतलब चिढ़ा नहीं था, मुझे लगा कि यार मुझे क्यों बोल रहे हैं ये निरहुआ, तो मैंने एक एल्बम गाया है तो इसमें मैं कहाँ से निरहुआ हो गया। तो मैं इसलिए उनको ऑटोग्राफ देता था, दिनेश लाल यादव ही लिखता था। तो एक हीरोइन थी उस फिल्म में, चलत मुसाफिर मौली, वो बगल में ही बैठ के स्वाति वाजपेयी। तो उन्होंने बोला कि अरे जब वो आपको उसी नाम से जानते तो आप वही लिखिए ना। मैं बोला हाँ ये भी बात सही है, अगर वही नाम से जानते तो वही ठीक है। तो फिर मैं वही ऑटोग्राफ देने लगा। फिर बचपन में आपको जल्दी उठना पसंद नहीं था? गाय वाय चराने जाना पड़ता था, आपको लगता था सुबह सुबह क्यों उठा दिया जाता? अरे वो तो मतलब तंग आ गया था मैं। सुबह नींद से उठाना और उठा के सीधे गाय लेके भेज देना, तो वो थोड़ा परेशान करता था। तो मैं जैसे मुझे मौका मिला वहां से भागने का तो मैं भाग लिया कलकत्ता। हाँ, वो कहानी क्या है, किस तरीके से कोलकाता जाना हो? पिताजी वहाँ थे? पिताजी वहाँ थे और जब भी कोई गांव से जाता था कलकत्ता तो चिट्ठी और कुछ भूजा और गुड़ उड़ ये सब लेके जाते थे, भेजते थे। तो वो इसी के लिए आए थे, एक रिश्तेदार ही थे, वो भी वहीं रहते थे, तो वो आए थे। तो मुझे बोले कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पिताजी के पास, कुछ बोलना है। मैं बोलना नहीं है, हमको भी चलना है। तो फिर वो माँ को मना भी लिए, वो बोले कि ठीक है बच्चा पढ़ना चाहता है उसको जाने दो। तो फिर मैं चला गया वहाँ। और पिताजी के लिए भी वो सरप्राइज ही था, कह रहे तुम कहाँ इधर आ गया। बोले नहीं अब हम यहीं रहेंगे, आपके साथ में पढ़ेंगे। तो फिर लगातार पढ़ाई वहीं पे हुई और फिर जब पिताजी रिटायर हुए तब हम लोग आए वापस यूपी। तो कब सोचा आपने कि एक्टिंग में जाना है या गायकी में जाना है? सबसे पहले तो आपने निरहुआ सटल रहे जो गायकी का तो ऐसा था कि घर में पूरा गायकी का ही माहौल था। पिताजी भी गायक थे, भाई भी, बड़े भैया विजय लाल यादव बहुत बड़े गायक हैं। तो वो तो घर में माहौल था। और जब स्कूल में कभी कोई ऐसा 15 अगस्त या 26 जनवरी कोई फंक्शन होता था तो उसमें मुझे गाने का अवसर मिलता था तो मैं गाता था। और चूंकि पूरा परिवार ही गायकी के माहौल में, छोटा भाई भी गाता है, सब लोग गाते ही हैं घर में, तो फिर वहाँ से और पढ़ाई पूरा करने के बाद, और चूंकि पिताजी रिटायर हो गए थे तो ऐसा लगा कि क्या प्रोफेशन क्या चुना जाए। तो मुझे लगा सबसे अच्छा प्रोफेशन मेरे लिए यही होगा, क्योंकि घर में एक बहुत बड़े राइटर भी हैं, गायक भी हैं, तो इनका सपोर्ट मिलेगा। और खूब सपोर्ट मिला भी उनका।
और फिर मैं गायकी शुरू किया। तो शुरू के दिनों में तो काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। कभी कहीं जाए गाना गाए और वहाँ पैसे ना मिले तो तमाम परेशानियाँ होती थी। कभी ऐसा भी आया कि छोड़ ही देते हैं। अच्छा, ये सोचा आपने? हाँ, मतलब बहुत दिक्कतें आने लगी तो फिर पिताजी बोलते थे कि नहीं छोड़ो मत, तुम इसको कंटिन्यू करो और तुमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं पिताजी का भी एक भरोसा था जो काम आया। और फिर किसी के भी अगर पेरेंट्स इतना सपोर्ट करें कि अगर कोई बच्चा किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है और नहीं सफल हो पा रहा है, फिर भी उसके घर वाले अगर सपोर्ट करते हैं कि नहीं बेटा तुम छोड़ो मत, लगे रहो, और लगे रहोगे तो ही होगा, तो वो पिताजी का वो एक जो सपोर्ट था वो बहुत काम आया। अच्छा, बचपन किस तरह का था? मतलब पढ़ाकू बच्चे थे? नहीं, पढ़ाकू नहीं था मैं। डांट पड़ती खेलने में ज़्यादा मुझे रुचि थी, गाने में रुचि थी, खेलने में रुचि थी। पढ़ाई में तो मतलब किसी तरह पास होता था, पासिंग मार्क ही आते थे, बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में। हाँ, पर खेल कूद में बहुत अच्छा था, गायकी में अच्छा था। हाँ। तो पहला ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट रहा, गाना रहा, जिसके बाद आपको लगा कि हाँ अब जो है मैंने कुछ अचीव किया है? हाँ, मेरा एक ना पहला ही एल्बम जो मैंने गाया था, रंगीली होली आ गई, तो वो चारों तरफ बजता हुआ सुनाई देने लगा। तो मुझे लगा कि हाँ अब सही जो है हो रहा है, ठीक जा रहा है। और उसके बाद फिर एक दो एल्बम आए, वो भी खूब अच्छा चला। तो उसी दौरान फिर ये एल्बम बना निरहुआ सटल है 2003 में। उसने पूरा जो है खेल बदल दिया। अच्छा, सटल रहे मतलब सेटल को सटल किया या क्या क्या शब्द का मतलब नहीं, क्या जैसे वो ऐसा था कि उन दिनों जब मैं कलकत्ता से आया था तो हम लोग आते तो छुट्टी में, बाकी समय में भी थे, पर उस दौरान मैं देख रहा था गांव में एक बदलाव देख रहा था, कल्चर में एक परिवर्तन देख रहा था। कि पहले हम लोग आते थे तो जैसे ये घर है तो घर के बाहर ही रहेंगे लोग, और अब बदलाव ये देखने में आ रहा था कि किसी की शादी हो रही है तो वो पता चला दिन भर घर में ही है, वो निकल ही नहीं रहा घर से। तो ये थोड़ा नया था कि मतलब जहाँ लोग अपनी ही पत्नी से मिलने के लिए उनको रात का इंतजार करना पड़ता था, सब घर के लोग सो गए, एकदम सन्नाटा हो गया, अंधेरे में जाता था अपनी पत्नी से मिलता था और अंधेरे में निकल भी जाना है। तो ऐसे में जब ये नया तरह का जो मेरे दोस्तों की शादी वादी हो रही थी, तो उस दौरान मुझे ये लगा कि ये दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, मंगर छाए सुमार जाके डटल रहे, वही घरे में खाला नहाला नाही केहू से तनिको लजाला, संगी साथी यार सबसे कटल रहे। तो ये सारी चीजें जो थी उस समय के बदलाव के ऊपर था और वो लोगों को पसंद आया। और उसमें बाकी भी जो गाने थे वो उस दौरान की जो भी चीजें थी वही रखे। 7 गाने थे, 7 गाने में कुछ न कुछ, जैसे उसी में था कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जो किया नहीं करके दिखाएंगे। तब ये भी नहीं पता था कि कभी ये लाइन मुझे जो है कभी ऐसा करना पड़ेगा ऐसा। तो फिर और उसमें एक और गाना था जो बहुत लोगों को पसंद आया, कुचुर कुचुर आँख करे बार भैल झुआ बलम होले होता तेल गम गौआ। तो खूब बजा, इतना बजा कि देश ही नहीं विदेशों में भी उसकी खूब डिमांड थी। और उसी एल्बम के वजह से हम लोग ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड कई देशों में जाके शो किए और वो भी खूब सफल रहा। तो जो एक बूम आया वो वहीं से आया। वहीं से। जो नाम निरहुआ निकल के आया, ये किसने लिखा था या किसने दिया था उसका नाम? वो किसी ने दिया नहीं था, वो तो ऐसे ही एक गाना मैंने लिखा था। अच्छा, मैं मेरे भैया के साथ बैठता था तो मैं लिखता भी था। तो मैंने गाना लिखा था कि नेबुआ ले ले जइहा जब बाजारे रजऊ पेटवा गड़ता आवता
ढका रे रजऊ। तो उसका वो अपना तकलीफ बता रही है, तो उसका पति उसको बोल रहा है कि तोहरा हालत में हो जाई सुधारे रनिया, थर्मामीटर से नापे द बुखारे रनिया। तो ये रोमांस के चक्कर में पड़ रहा है, वो अपनी तकलीफ बता रही है। तो ये गाने का फिर मैंने सोचा इसका टाइटल क्या लिखूं। तो इसका टाइटल यही समझ में आया कि दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। वो अपनी बीमारी की बात कर रहे हैं और ये रोमांस के चक्कर में पड़ रहा है। फिर बाद में ऐसे ही पेज पलट रहा था तो टाइटल देखा तो मैं बोला ये तो अपने आप में एक गाना है, दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल। फिर उसको हमने अपने बड़े भैया को दिया कि इस पे भैया बनाते हैं। फिर उन्होंने आगे लिखा। और फिर तो लाइन जो आपने लिखी मतलब निरहुआ का मतलब क्या हुआ? ये नाम होता है, जैसे बंटी, टिंकू, अच्छा, पिंकू, निकनेम जैसे होते हैं, घर का नाम होता है, वैसा मोनू सोनू हो वैसा गया। होता है जी। लेकिन उसमें जो कवि जी ने लिखा, जो मेरे बड़े भैया ने लिखा, उन्होंने उसको थोड़ा ऐसे अर्थों में लिखा कि सिंदूर बोला जाता है, निरहु एक संस्कृत में वर्ड है, उसको बोला जाता है सिंदूर को। तो उनका इस तरह से मतलब लिखना था, बताना था कि जो सुहागन होती है वो बीमार रहे तो छोड़ो, अगर वो मर भी जाए तो इस दुनिया से जब विदा होती है तो वो जो सिंदूर है वो लगा के ही उसको विदा किया जाता है। तो वो हमेशा सटा रहता है उससे, सिंदूर जो है वो सुहागिन से हमेशा लगा रहता है, सटा रहता है। उस भाव में भी उन्होंने उसको दर्शाया था। और फिर वो नाम ही, चूंकि एल्बम का नाम भी तो वही था, तो मैं जिधर जाता था उधर लोग अरे निरहुआ जाता निरहुआ, तो वहीं से फिर वो निरहुआ नाम ही वहीं से जो आप वर्ल्ड फेमस हो गए निरहुआ के नाम ही नाम पड़ से। गया निरहुआ। संघर्ष के दिनों का कोई ऐसा किस्सा रहा या कोई ऐसा वाकया रहा जिसने एक असर डाला हो, या जो याद आप जब भी मतलब कभी अपनी जर्नी याद करते हैं, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो दिमाग में वो ज़रूर आता हो कि ऐसा हुआ था? बहुत बार देखिए, रोज ही इस तरह की लगभग घटनाएं होती थी, पर वो तब संघर्ष नहीं लगता था। तब क्या लगता था, वो उसी को एंजॉय करते थे हम लोग। और मुझे लगता है कि जब संघर्ष को ही इंसान एंजॉय करने लगे तो फिर उसको सफलता मिल जाती है। तो लगभग रोज ही इस तरह की घटनाएं होती थी कि हम घर से चले हैं, कहीं प्रोग्राम करने जा रहे हैं और सोचे कि यहाँ से तो जा रहे हैं, पैसे सिर्फ जाने का माँ से ले लेते हैं, उधर से पैसा मिलेगा तो फिर वापस किराया उराया हो जाएगा, आ जाएंगे। पर वहाँ गए तो पता चला कि पैसा मिला ही नहीं। अब नहीं मिला तो फिर घर से 100-150 किलोमीटर हैं दूर और वहाँ से पैदल हो गए, तो अब घर कैसे जाएं? तो पैसे नहीं है तो बस को हाथ नहीं देते तो ट्रक को हाथ देते थे। ट्रक वाला अगर कोई बैठा लिया तो कुछ दूर गए, फिर दूसरा, ऐसे करके। तो इस तरह की चीजें बहुत होती थी जो याद है, अभी भी याद रहता है। अच्छा, आमतौर पे हम देखते हैं कि एक्टर्स जो हैं पॉलिटिक्स में तब आते हैं जब करियर कहीं ना कहीं एक ढलान पे आता है। बट आप जब हमेशा पीक पे ही रहे, कामयाबी पे रहे, फिर कैसे ये फैसला किया आपने कि अब राजनीति में आना है? देखिए, मुझे कभी नहीं आना था राजनीति में, और राजनीति से मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनका कार्यकाल ऐसा रहा कि प्रचंड बहुमत से वो जीते थे और पूरे देश में ये लहर थी कि फिर से प्रधानमंत्री जी ही फिर से प्रधानमंत्री जी बने। बिल्कुल। और जो मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पूरा गठबंधन बना के, और ऐसा कुछ नहीं था कि किसी और को प्रधानमंत्री बनना है। उनका कहना यह था कि इनको नहीं बनने देंगे, इनको हम लोग नहीं बनने देंगे। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों, मतलब अगर आपको बनना है तो आप बनिए, पर ये इनको नहीं बनने देंगे, अच्छा काम कर रहे हैं तो ये तो मतलब नहीं बनता है। उसी दौरान मुंबई में एक कार्यक्रम था, ये अभी जैसे ये 22 तारीख, आज कितना तारीख है, 21 है, मतलब 22 कल, एक कार्यक्रम हो रहा था, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मुंबई में, और उसमें पूजनीय महाराज जी भी आए थे और हमारे महाराष्ट्र के सीएम भी थे, राज्यपाल जी थे। तो वहाँ मुझे, रवि किशन भैया को, आम्रपाली दुबे जी को
सम्मानित किया जा रहा था। तो मंच पे ही महाराज जी को जब मैं मिला पहली बार, तो वो बोले कि आप आइए लखनऊ, आपसे बात करना है। मैं बोला ठीक है महाराज जी, हमारे प्रदेश के सीएम बुला रहे हैं तो ये तो गर्व की बात है। तो हम सोचे कि मिलेंगे, पर हम शूटिंग में चले गए मथुरा में शूटिंग करते थे। तब तक फिर फोन आ गया कि आपको महाराज जी बुला रहे हैं, आप आ जाइए मिलने के लिए। फिर मैं गया तो मुझसे पूछा गया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो आप शूटिंग वूटिंग करते हैं, शूटिंग वूटिंग छोड़ के करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, प्रचार में जाना पड़ेगा, तो क्या चाहिए आपको बताइए। तो मेरे मुंह से यही वर्ड निकला कि बस यही चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने, यही हम भी चाहते, पूरा देश चाहता है। फिर महाराज जी बोले तब क्या सोच रहे हो, चलो तब फिर लड़ो। और वहीं मुझे उतार दिया गया और फिर मैं आजमगढ़ से चुनाव लड़ा। चुनाव में हार गया, अखिलेश यादव जी से लड़ रहा था, बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। पर यह था कि अच्छे से हम लोग जो हमको जिम्मेदारी मिली थी उसको निभाए, अच्छे से लड़े। फिर महाराज जी ने कहा कि देखो आप आजमगढ़ छोड़ना मत, क्योंकि वो लोग समय देंगे नहीं, और आप समय देंगे तो जनता आपको मौका जरूर देगी। और वही हुआ, हम लोग लगे रहे, आजमगढ़ लगातार जाते रहे, शूटिंग भी कोशिश करते थे कि वहीं करें, लोगों से मिलते रहे, उनकी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि सरकार हम ही लोगों की थी, प्रदेश में भी और देश में भी। तो जो काम है वो हम पहुंचा देते थे, महाराज जी कर भी देते थे। तो जब अखिलेश जी 2022 में छोड़ दिए वो सीट, तो उपचुनाव हुआ तो फिर मैंने जनता से यही बात कहा कि आपने उनको चुना, अच्छी बात है, अब 1.5 साल बचा है, मुझे एक मौका आप दीजिए। और आपको लगेगा कि मैं अगर अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, कि मतलब प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है, तो सरकार का ही कोई व्यक्ति अगर आपका प्रतिनिधि होगा तो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप मौका दीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर 24 में फिर चुनाव है, मुझे मत चुनिएगा, मैं खुद ही नहीं आऊंगा लड़ने, अगर मुझे लगा कि मैं आपके लिए कर ही नहीं पा रहा हूँ। और फिर जनता ने आशीर्वाद दिया, मुझे मौका मिला, तो मैं अब लगातार वहीं शूटिंग करता हूँ, आजमगढ़ में ही रहता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उनके बीच रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि वहाँ जितना काम जो नहीं हुआ वो सब हो जाए। और उसके लिए अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग मंत्री गण से जिससे भी मिलना होता है मिल के, और अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन रहा है, आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, आजमगढ़ में नई रेल लाइन बिछ रही है, वहाँ नया स्टेशन, स्मार्ट स्टेशन बन रहा है, तो अच्छा काम हो रहा है और जनता भी खुश है। तो बैलेंस करना मुश्किल रहता है, क्योंकि एक तो आपके बारे में जब हम जिससे भी बात करते हैं ना, वो कहते हैं बहुत सिंपल आदमी, इतना सिंपल आदमी देखे नहीं होंगे, तो इसीलिए कर पाते हैं ना। तो ऐसे सिंपल आदमी के लिए राजनीति मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में ऐसे लोग जो हैं बड़े कम होते हैं। नहीं, मुझे लगता है इसी का ज्यादा फायदा मिलता है कि आप सिंपल हैं और आप सबसे आराम से मिल लेते हैं, तो जनता को भी लगता है कि हमारे बीच का ही आदमी है, इसको अपनी बात कह देते हैं। वो भी आते हैं आसानी से, शूटिंग में हमारे साथ बैठते हैं, अपनी बातें कहते हैं, और हम भी उनकी बात सुन लेते हैं, और उनको जो चाहिए वो हम करवा देते हैं। और फिर जब हम अपनी शूटिंग करना होता है, हम बोले थोड़ा टाइम रुक जाइए, हम अपना भी काम कर लें, तो वो भी हो जाता है, दोनों काम हो जाता है। अच्छा, आजमगढ़ को तो आप सुधार रहे हैं, वहाँ खूब सारे काम करवा रहे हैं जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आप लगातार मरम्मत करते रहते हैं, किसी का झगड़ा होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो पीस मेकर का रोल आप मतलब खुद से इसको अदा करते हैं? क्योंकि हम जब सुनते हैं कि दिनेश जी जो हैं कुछ ना कुछ लगे हैं कहीं पे, उसमें क्या है कि देखिए जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, जैसे हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वो भी बहुत प्यार करते हैं। रवि किशन भैया हैं, उनको भी बहुत सम्मान हम लोग करते हैं, वो भी हमको बहुत प्यार करते हैं। जो बाकी हमारे बाद आए कलाकार हैं, पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल जी हैं, चिंटू जी हैं, प्रवेश लाल हैं, तो वो लोग भी बहुत आदर करते हैं, और कोई ऐसी बात रहती है तो अगर मैं कहूँ तो सुन भी लेते हैं, मान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी का ये लाभ मिलता है कि सब लोग जब आपको मानते हैं तो आप उनसे कोई बात है कहेंगे तो सुन भी लेंगे।
तो सुन लेते हैं लोग, इसलिए शायद मैं मान जाते हैं, झगड़ा वगड़ा रोक हाँ देते हैं। कुछ रहता है तो ये आपस में बात करके सॉल्व कर लेते हैं। आपको लगता है कि भोजपुरी को जहाँ पहुंचना चाहिए था कहीं ना कहीं उससे बड़ी पीछे रह गए? जितना बड़ा ऑडियंस बेस है, मतलब कितने राज्यों में प्रोमिनेंट ऑडियंस है, लेकिन उसके बाद भी भोजपुरी को जहाँ पहुंचना चाहिए था उससे कहीं ना कहीं पीछे है। आप मानेंगे पहले पीछे मानता है? हूँ, मैं जरूर मानता हूँ। और उसके पीछे जो कारण है वो बहुत टेक्निकल रीजन है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भोजपुरी सिनेमा खूब बन रहा है तो एक दिक्कत ये थी कि उस दौरान यूपी बिहार में जो ज़्यादातर ऑडियंस है वहाँ बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो उस समस्या की वजह से वहाँ चैनल्स नहीं आते थे भोजपुरी में, तो इसलिए वहाँ पीछे थी। पर आज जो है वो अच्छा हो गया, आज बहुत सारे चैनल्स आ गए। तो आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है सेफ अगर देखेंगे तो भोजपुरी सिनेमा ही है। भोजपुरी सिनेमा जितने लागत में आप बनाते हैं, आपको डिजिटल से और आपको चैनल से उतने पैसे आपको पहले ही मिल जाते हैं। आप बनाने जा रहे हैं, कोई ना कोई चैनल आके बोल देता है कि भाई हमको दे दो, हम इतना पैसा दे देंगे। सेफ है, जो कहीं नहीं है। बाकी जगह आप बनाते हैं, फिर चलाते हैं, बेचते हैं, क्या होता है। तो एक तो ये है जो अब सुधर गया। दूसरी बात, जो थिएटर का मामला था वो पहले बहुत अच्छा था, पर कोविड के दौरान सब थिएटर बंद हो गए और फिर हालत ऐसी हो गई कि अब वो सिंगल थिएटर में फिल्में लगती थी और वो सिंगल थिएटर्स अब रख रखाव के भी लायक नहीं बचे हैं। तो उसमें भी हमारा जो है वो प्लान है कि हम लोग जो है सरकार को ये प्लान देने वाले हैं कि जहाँ जहाँ भी सिंगल थिएटर है और थिएटर की जगह पे थिएटर ही बनाया जा सकता है, तो वहाँ पे जैसे 70-75 सीट की एसी के मिनी थिएटर बन जाए। और बाकी जमीन वो जिसकी है वो अपना जो करना चाहे वो करे, ऐसी सहूलियत सरकार दे देगी तो एक बार फिर से जो है वो थिएटर्स वाला मामला भी अच्छा हो जाएगा। आपकी वेब सीरीज भी आ रही है पूर्वांचल, जी। जिसकी शूटिंग हो रही है और वहीं पे हम बैठ के जो है हाँ। बातचीत कर रहे हैं। तो ओटीटी पे भी भोजपुरी जो इंडस्ट्री है वो कोशिश कर रही है पकड़ बनाने की? हाँ नहीं बिल्कुल। और देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि ओटीटी पे और डिजिटल पे बहुत ऑडियंस है और इसलिए कहीं ना कहीं आज जो ओटीटी खुल रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि भोजपुरी की फिल्में उनके पास हो, भोजपुरी वेब सीरीज वो बनाए। तो उसी क्रम में ये पूर्वांचल बन रही है और बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है। धीरज जी ने जब ये सुनाया मुझे तो सुन के मुझे लगा कि हाँ, इस तरह की अगर हम वेब सीरीज बनाते हैं तो एक ये नया जो है हमारे लिए रास्ता खुलेगा, हमारी इंडस्ट्री के लिए खुलेगा। और काफ़ी शूट हो चुका है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप देखेंगे कि एक नया जो है भोजपुरी का दौर ये शुरू कर देगा। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें भोजपुरी में जो हम सब करना चाहते थे वो कहीं कहीं हम लोग चूक जाते थे कि अगर हम फिल्म बनाते हैं तो फिल्म में मजबूरी होती थी कि चाहे वो कंपनी वाला हो, म्यूजिक कंपनी वाला हो, चाहे थिएटर वाला हो, उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा गाने रखने पड़ते थे। 10 गाना 8 गाना ऐसा होता था। पर अब जब ये वेब सीरीज बन रही है तो सिर्फ स्टोरी ही है और उसमें गाने हैं ही नहीं। तो ये एक जो सबकी इच्छा थी कि बिना गाने के भी स्टोरी अच्छी हो और उस पर काम किया जाए, तो वो हम लोग अब कर पा रहे हैं। तो आपका क्या कैरेक्टर है इसमें? अब मैं इस फिल्म में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक बड़ा कॉमन डायलॉग है कि अपराधी माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। कभी कभी हालात और मजबूरी की वजह से भी हथियार उठाना पड़ता है। तो पूर्वांचल में एक समय ऐसा था जब बहुत अपराध था, बहुत माफिया, बहुत गुंडे और इस तरह के लोग थे। तो वैसे में कोई कॉमन आदमी जो एकदम से लाचार हो और लाचारी में हथियार उठाना पड़ा उसे, तो वो कितना खतरनाक हो गया, ये पूर्वांचल है। अच्छा, आखिरी में एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछूंगा कि क्योंकि अब आप नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं, तो अब जब बात करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं तोल मोल के बोलना पड़ता है? नहीं, क्यों ऐसा तोलना मोलने की जरूरत नहीं। नहीं। क्योंकि तोलना मोलना तब पड़ता है जब आप कुछ अपने बारे में छुपा के रखते हैं या अपने आप को
ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि हम ये हैं या ऐसे हैं, पर जब आप खुली किताब होते हैं तो आपको तोलने मोलने की जरूरत नहीं है, पता है जनता को कि ये यही है। चाहे आप उनको नेता के रूप में लेके जाएंगे तो भी वो वही रहेंगे, एक्टर के रूप में है तो भी वही रहेंगे। तो जब सबको पता है आपके बारे में तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है ऐसे हैंडसम जीन्स शर्ट पहनने वाले नेता जो हैं और आपके जैसे और आने चाहिए, सो दैट नेताओं की भी जो एक जो इमेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे लगता है बदलनी। नहीं, वो तो बदल दिया मोदी जी ने, बदल दिया, राजनीति ही बदल दिया मोदी जी ने। पहले ऐसा होता था ना कि राजनीति को लोग व्यवसाय समझते थे कि चलो भाई एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में खूब कमाते हैं, ऐसा ही करते थे। हाँ। पर मोदी जी ने उसको पूरा चेंज कर दिया कि हाँ सच में अगर आप सेवा करना चाहते तो आइए, क्योंकि आप अगर ऐसा सोच रहे कि वहां जाके बहुत पैसे कमाना है तो आपके लिए फिर अब राजनीति बची नहीं है। राजनीति को इतना चेंज कर दिया है मोदी जी ने। जैसे आज हम ही लोग हैं, अगर हमको एक दिन शूटिंग बंद करना पड़े तो हमारा 3-4 लाख रुपया नुकसान हो जाता है आराम से। पर हमको लगभग हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बंद करके किसी न किसी कार्यक्रम के लिए जाना ही पड़ता है जो फ्री होता है। पहले तो पैसे लेके जाते थे, पहले जब हम जाते थे तो हमको पैसे मिलते थे, अब हमको फ्री में जाना पड़ता है। तो वहां जाके अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि पैसा कमाना है तो उसके लिए नहीं है, बचा ही नहीं है राजनीति। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमारे मन में ये भाव है कि आज हम जहाँ भी हैं, जो कुछ भी है, जनता की वजह से है, जनता ने हमें मौका दिया, जनता ने हमें प्यार दिया तो हमारा नाम हुआ और हम इतना कर पाए। तो अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो अगर वो कहते पे बैक कर सकते हैं तो हमें वहाँ जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं सेवा भाव से ही हम लोग गए हैं और वो कर पा रहे हैं तो खुशी होती है। क्योंकि पहले जब हम जाते थे जनता के बीच में, कहीं शूटिंग कर रहे हैं, बहुत क्राउड आ गया तो वो आते थे, वो लोग दूर ही रहते थे, दूर से हाथ हिलाते थे, हम भी हाथ हिलाते थे, प्रणाम करते थे, अपना काम करके निकल जाते थे। पर उनकी आंख में एक चीज जरूर दिखता था कि हमारा हीरो है, ये हमारी दिक्कत दूर कर सकता है। पर मैं नहीं कर सकता था, अब ऐसा अब आप कर सकते हैं। अब जब मैं आजमगढ़ में लगातार अभी 4 फिल्में मैंने शूट किया, तो जहाँ शूटिंग होती है वहीं बगल में ऑफिस लगा देता हूँ। जैसे ये लगा हुआ है ऐसे ही ऑफिस लग जाता है। और चाहे कोई बूढ़ी माँ आ जाए, कोई बहन आ जाए, कोई भाई आ जाए, कोई चाचा आ जाए, कोई भी आ जाए, अपनी समस्या लेकर के, किसी थाने की समस्या हो, कहीं की भी कोई समस्या हो, तो हम लोग तुरंत उनकी बात सुनते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं। कभी डीएम सर को फोन करना हुआ, एसडीएम सर को फोन करना हुआ, किसी एसएचओ को फोन करना हुआ, तो वो तुरंत हम लोग बात करके और वो सॉल्व कर देते हैं। तो सुकून मिलता है कि हाँ अब जो इनकी इच्छा थी कि ये कर देगा, वो असली हीरो वाला फील आता अब आता है वो फील कि भाई हमारे गांव की सड़क टूट गई है, तो हमने पत्र बनाया, महाराज जी को भेजा और महाराज जी ने उसको पास कर दिया और सड़क वो बनने लगी। कोई व्यक्ति आया बोलता है कि भाई एक बीमारी है, हमारे बच्चे को इलाज नहीं हो पा रहा है। तो पहले भी ऐसे लोग आते थे तो हम 1-2 लाख जो मदद कर सकते थे वो करते थे। पर अब पता चला किसी को 25 लाख रुपए चाहिए इलाज के लिए, तो वो हम कहाँ से करेंगे। तो वो जब हम एक पत्र बनाते हैं तो पता चलता है प्रधानमंत्री जी के कोष से उसको मिल गए पैसे 25 लाख रुपए और वो उसका इलाज हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा, किसी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए उसको मिल गए, उसका इलाज हो रहा है। तो ये काम अब संभव हुआ तो सुकून मिलता है कि हाँ, जिन लोगों ने हमको अवसर दिया, हमको इतना नाम सम्मान दिया, हम उनके लिए भी कुछ कर पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो करने में अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है। अच्छा, इन दिनों राजनीति में एक और चीज बड़ी चर्चा में, भारत जोड़ो यात्रा, आप किस तरह से उसको देखते हैं? मुझे लगता है कि वो एक प्रयास कर रहे हैं। भारत जोड़ो तो उसको नहीं कहना चाहिए, अपनी पार्टी को जोड़ने का, उसको मजबूत करने का एक प्रयास है उनका, और अच्छी बात है, हर किसी को प्रयास करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि उसका टाइटल ठीक नहीं है। जो भारत कभी टूटा ही नहीं उसको आप क्या जोड़ेंगे। और हमारा भारत अखंड भारत है, ये सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं। और जिस देश का बच्चा अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता है, उस देश को तोड़ कौन सकता है। मुझे वो लाइन याद आती है कि
करता कदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते, आजाद होता न भारत हमारा, अगर हिंद में कुछ फरिश्ते न होते, जन्मे किशन सिंह की गोदी के तारा, दिए खून से सींच भारत की रेती, वह थे भगत सिंह बचपन में कहते, करूंगा पिताजी बंदूकों की खेती। जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जहां का बच्चा बंदूक की खेती करने की बात करता है, उस मातृभूमि को कोई तोड़ सकता है? किसी की औकात है? नहीं है। पर राहुल गांधी जी का ऐसा है कि उनको कहीं पे किसी ने बोल दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और तो उनको लगा कि टुकड़े हो गए, चलो अब इसको जोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो टाइटल ही गलत है। बाकी जो प्रयास कर रहे हैं वो अच्छा है, करना चाहिए, हर किसी को अपने पार्टी के लिए प्रयास करना चाहिए। टी शर्ट भी बहुत चर्चा में है उनकी, हाँ। हर जगह जो है हाँ ठीक है। उसका राज समझ में नहीं आ रहा कि वो बाद में उन्होंने कहा भी कि यार टी शर्ट करके तुम लोग वहां से डांट खिलवा दिए हमको। हाँ, मतलब टी शर्ट के चर्चे ज्यादा हो गए, वो कह रहे हैं कैंपेन का चर्चा जो है वो कम हो गई। अच्छा, एक लास्ट में ये चीज बताइए कि आप संजीदा किस्म के ही इंसान हैं, वो मस्ती वस्ती भी करते हैं? मैं तो पूरा मस्ती ही करता हूँ, सेट पे पूरा टाइम मस्ती ही करता रहता हूँ। और काम तभी अच्छा होता है जब आप एकदम खुशनुमा माहौल में काम करते हैं, सब लोग हंसते खेलते काम करते हैं, तो अच्छा काम होता है। बहुत गंभीर हो जाएंगे तो फिर वो काम पे असर होगा, सब लोग फिर वो डरेंगे कि अरे यार इनको बुरा ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए, तो फिर काम में मजा नहीं आएगा। जब छूट मिलती है सबको, हंसी वाला माहौल रहता है, तो काम अच्छा होता है। और इसीलिए मेरी सारी फिल्में बहुत अच्छी बन जाती है। बिल्कुल अच्छी बनती रहनी चाहिए। और अब हाँ। तो क्योंकि आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी, नेता भी हैं और आजमगढ़ को भी चमकाइए और भोजपुरी को भी चमकाइए। बिल्कुल चमक ही रहा है। देखिए, भोजपुरी भी चमक रही है और आजमगढ़ भी चमक रहा है, बल्कि हमारा पूरा देश चमक रहा है, देश हमारा बदल रहा है। आज हम लोग ये गर्व कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत इतना मजबूत हुआ है कि आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। पहले कभी ऐसा भी दौर था कि जब भारत को कोई आवश्यकता पड़ती थी तो वो सहायता के लिए किसी अन्य देश की तरफ देखता था। आज दुनिया में किसी को आवश्यकता पड़ती है तो भारत की तरफ देखता है कि यार अगर भारत चाहेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत ही है और इसको हम सबको गर्व करना चाहिए। तो पूरा भारत चमक रहा है, आजमगढ़ भी चमक रहा है और भोजपुरी भी चमक रही है। बिल्कुल, और ऐसे ही आप भी चमकते रहिए। एकदम आपका प्यार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बातचीत करने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। जैसा मैंने सुना था आप बिल्कुल वैसे ही। हाँ, देखिए ऐसा इसलिए है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर कोई कहे कि आप बहुत सरल हैं, तो आदमी तो पैदा ही सरल होता है। उसके अंदर कुछ अगर लगे कि उसने कुछ पा लिया, कुछ कर दिया, कुछ ऐसा, तो अकड़ जाता है। तो अकड़ बनावटी होती है और जो सरलता है वो तो नेचुरलिटी है। तो अगर आदमी सरल है तो उसके लिए कुछ प्रयास तो करना नहीं पड़ रहा है। आप जैसे हैं वैसे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी सीख भी है बहुत से लोगों के लिए। ऐसा होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ भी कर लीजिए इस दुनिया में। जैसे मैं आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मुझे आपने कहा कि आप बहुत सरल हैं और सब लोग तारीफ करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो दुआ है लोगों की, उसी ने मुझे इतना नाम दिलाया और मुझे जीत दिलाई। क्योंकि जहां मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला था वो सीट इतनी विषम परिस्थिति वाली है कि वहां मुश्किल है, जीतना मुश्किल है। पर ये जो आपने बात कहा ना कि जो भी मिलता है वो तारीफ करता है, तो ये सबके दिल से निकलने वाली दुआ थी कि टीवी के सामने जो मतगणना चल रहा है और भारत के किसी भी कोने में, बल्कि दुनिया के कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो मुझे जानता है, तो उसके दिल से बस यही दुआ निकल जाए, आज जीत जाए। तो जब इतने लोगों के दिल से एक ऐसी आवाज निकलेगी तो यूनिवर्स भी तो देखता है ना कि दुनिया चाह क्या रही है, ये लोग क्या चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस दुआ ने ही जिता दिया। जो आपने कहा बात, बिल्कुल कि सब लोग तारीफ करते, तो वो सबकी दुआ ही थी। आज भी जब सब लोग मिलते तो यही बोलते, भैया हम लोग टीवी के सामने बैठे थे और एकदम ऐसे कि बस 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 जीत जा। तो भगवान भी देख रहा है ना कि इसको जिताने के लिए कितने लोग दुआ मांग रहे हैं। तो जीत वहीं से हुई, दुआ से ही हुई।
तो इसलिए लोगों का प्यार कमाना चाहिए, दुआ कमाना चाहिए, आशीर्वाद कमाना चाहिए, और वही जीवन में काम भी आता है। जो आपने बहुत कमाया और आगे और उम्मीद कमाने करते की हैं जब भी कमाते मौका रहेंगे। मिले तो कमाते बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त आपने दिया थैंक यू सर। और बड़े दिल से बात की, बिल्कुल, तो बहुत मजा आया और उम्मीद करते हैं फिर जल्द मुलाकात हो जल्दी मिलते और लंबी बातचीत करेंगे। हैं। बिल्कुल, थैंक यू धन्यवाद। सर।